इंडिया अब एप्पल का 5th लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है, यानी कि देश में ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जो नए के नाम पे सेम फोन लेके खुश हो सकते हैं। आखिर ये प्रगति कैसे और क्यों हुई, इसकी स्टोरी हम देखेंगे। तो वेलकम टू द 16th एपिसोड ऑफ नो नेम सीरीज। आज हमारे पास टोटल 4 न्यूज स्टोरीज हैं। सो फर्स्ट से शुरू करते हैं। एप्पल की इंडिया में चांदी हो रही है। सबसे पहले उन्होंने अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोला, फिर इन्होंने 2 नए अपने ऑफलाइन स्टोर्स भी खोले और बराबर से मार्केटिंग भी की, और इस सारी स्ट्रेटजी का असर एप्पल को अब दिख रहा है। पहली बार इंडिया एप्पल के टॉप 5 आईफोन मार्केट्स में अपनी जगह ले चुका है, यानी कि दुनिया में 5th नंबर पे सबसे ज्यादा आईफोन्स हमारे ही देश में बिक रहे हैं। और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जिस चीज को कुछ टाइम पहले लग्जरी की तरह देखा जाता था, अब वो धीरे धीरे आम हो रही है। और इसका सिंपल रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। इंडिया का जो प्रीमियम मार्केट है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। इंडिया में जितने भी फोन्स बेचे जाते हैं उनमें से 30,000 से ऊपर के फोन्स का परसेंटेज है 10%, लेकिन कोविड से पहले ये नंबर था 4%, यानी कि लोग 30,000 से ऊपर के फोन्स खरीद रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट एप्पल का ही है, क्योंकि 30,000 से 45,000 में एप्पल के पास 36% मार्केट शेयर है और अबव 45 में 62% मार्केट शेयर है। इंडिया का इस क्वार्टर में वर्ल्ड वाइड बिकने वाले आईफोन्स में 4% का शेयर था, यानी कि अप्रैल, मई और जून में दुनिया में जितने भी आईफोन्स बिके उसमें से 4% इंडिया में बेचे गए थे। अब ये नंबर देखने में कम है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि मेजॉरिटी तो यूएस के पास ही है। लास्ट ईयर जून में एप्पल के पास इंडियन मार्केट का सिर्फ 3.4% शेयर था, लेकिन जून 2023 के एंड में ये शेयर 5.1% हो चुका है। अब ये सब हो पाया क्योंकि एप्पल के प्लान्स बहुत क्लियर थे। सबसे पहले इंडिया में नई फैक्ट्रीज खोलो, जब वो फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हो जाएंगी तो ऑनलाइन स्टोर खोलो, और वो जब एस्टैब्लिश होगा तब एक ऑफलाइन स्टोर खोलो, यानी कि एक चीज सक्सेसफुल होगी उसके बाद अगला स्टेप लिया जाएगा। और ये सारी स्ट्रेटजी ये दिखाती है कि एप्पल ने इंडिया को एक मेजर मार्केट बना लिया है और उन्हें ये भी पता है कि आने वाले टाइम में ये मार्केट उनके लिए ग्रो ही करेगा। अब इस सब में मेरा ओपिनियन बहुत सिंपल है। नंबर 1, लोग EMI ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं क्योंकि उनको ऑफर्स बढ़िया मिलते हैं। उसके बाद फोन अब एक स्टेटस सिंबल के साथ साथ बॉडी पार्ट बन चुका है। जब तक फोन अच्छा नहीं होगा तब तक लोग आपको जानेंगे थोड़ी ना। और इंडिया में आपको आईफोन से अच्छा कौन दिखा सकता है? शक्ल सूरत गई तेल लेने, आईफोन। तीसरा रीजन, बिग बिलियन डेज में लोगों को उकसाना कि आपको आईफोन 50,000 में मिलेगा, जबकि 50 में मिलता बहुत कम लोगों को है। जैसे ही रेट 52 या 54 हुआ, लोगों का मन इतना ज्यादा बन चुका होता है कि वो ज्यादा सोचेंगे नहीं। लोग बोलेंगे 2-3 हजार का ही तो फर्क है, ले लेते हैं। और इसमें ब्रांड की कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई चैरिटी नहीं खोल रखी, उनका काम है फोन बेचना, और वो चीज एप्पल से अच्छी किसी को नहीं आती। एप्पल कम से कम सही तरीके से बिजनेस तो करता है, बाकी कंपनीज तो टैक्स का पैसा लेके भाग रही हैं। जैसे ओप्पो, वीवो और शाओमी टैक्स इवेजन करते हुए पकड़े गए हैं, और कोई छोटा मोटा इवेजन नहीं है। इवेजन हुआ है 9,000 करोड़ का। इवेजन का बेसिक मतलब होता है टैक्स ना देना। अब किसने कितने कांड किए हैं वो भी देख लेते हैं। ओप्पो ने 5,086 करोड़ टैक्सेस में नहीं दिए हैं, जिसमें से 4,400 करोड़ थे कस्टम ड्यूटी के और 680 करोड़ थे जीएसटी के। वीवो ने 2,900 करोड़ टैक्सेस में नहीं दिए, जिसमें 2,875 करोड़ का कस्टम ड्यूटी और 50 करोड़ का जीएसटी। अगला है शाओमी, जिसने 850 करोड़ टैक्सेस में नहीं दिए, जिसमें 682 करोड़ कस्टम ड्यूटी में थे और 162 करोड़ जीएसटी में थे। अब इन 9,000 करोड़ में से गवर्नमेंट ने 1630 करोड़ रिकवर कर लिए हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि गवर्नमेंट ने पिछले साल इन्हीं कंपनीज को टैक्स इवेजन के लिए पकड़ा था। उस टाइम पे 7,300 करोड़ का टोटल इवेजन हुआ था। ये सब बताने का पॉइंट ये है कि कंपनीज को जब कुछ टाइम पहले टैक्स इवेजन के लिए पकड़ा गया था तो उन्होंने ये चीज दोबारा करने की हिम्मत कैसे की? और अमाउंट भी कोई छोटी मोटी नहीं है, 9,000 करोड़ है। क्या हमारे रूल्स इतने कमजोर हैं? चलो ये तो हुई एक साइड। दूसरी साइड ये भी है कि गवर्नमेंट ने अभी तक सिर्फ 1630 करोड़ ही रिकवर किए हैं, जो कि 9,000 करोड़ के हिसाब से एक छोटा फिगर ही लगेगा। और कंपनीज का इसमें टेक ये है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और हम गवर्नमेंट को इस एक्शन के लिए कोर्ट तक लेके जाएंगे, और ये ले भी गए। एंड गवर्नमेंट पे एक प्रेशर ये भी है कि ओप्पो, वीवो, शाओमी, ट्रांजियन, रियलमी, वन प्लस, ये सब मिलके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग से 75,000 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और सेल्स एंड ऑपरेशंस में 80,000 से ज्यादा लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो कुछ भी एक्शन लेने से पहले उन्हें ये चीज भी देखनी पड़ती है, क्योंकि जिस हिसाब की हमारी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट की हालत है उस हिसाब से ये लोग हमारी हेल्प ही कर रहे हैं। अब इसमें आगे क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन हाथ गवर्नमेंट के भी बंधे हैं और हाथ कंपनीज के भी बंधे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर कोई भी बिजनेस इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रहा तो वो एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस छोड़ देगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये चीज कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी। इसलिए मैंने कहा कि हाथ गवर्नमेंट के भी बंधे हैं और कंपनीज के भी बंधे हैं। लेकिन कई बार टेक कंपनीज बड़े ही अजीब डिसीजंस लेती हैं और बाद में उन्हें भुगतना
भुगतना भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल थ्रेड्स ऐप जब आई थी, सभी उसके बारे में बात कर रहे थे। जो लोग ट्विटर यूज भी नहीं करते थे, उन्होंने भी इंस्टाग्राम की वजह से कहीं ना कहीं थ्रेड्स ऐप को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ज्वाइन करना बहुत ईजी है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक प्रॉपर क्लियर आइकन आता है, आपको टैप करना है और हो जाओ ज्वाइन। और ऐसा हमेशा होता है, जब भी कोई नई चीज आती है उसका बज़ क्रिएट होता है, फिर लोग उसको ज्वाइन करते हैं। ये सेम चीज क्लब हाउस के साथ भी हुई थी और थ्रेड्स को 5 दिन में 110 मिलियन साइनअप्स ऐसे ही मिल गए। इवन अगर हम गूगल ट्रेंड्स पे सर्च करके देखें तो हाइप सिर्फ उस दिन आई थी जिस दिन ये ऐप लॉन्च हुई थी, बाद में उतनी ही शांति है जितनी लॉन्च से पहले थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी थ्रेड्स के यूजर्स सिर्फ 13 मिलियन रह गए हैं, जो कि लगभग 70% का डिक्लाइन है। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि इनके पास लोग कम हो गए हैं, जो लोग इनके पास ऑलरेडी हैं वो ऐप के साथ एंगेज भी नहीं कर रहे। यानी कि जो एवरेज टाइम यूजर इस ऐप पे स्टार्टिंग में स्पेंड कर रहा था वो थे 19 मिनट्स, जो कि गिर के अब 4 मिनट पे आ चुके हैं। जबकि वहीं अगर ट्विटर की बात करें तो डेली एक्टिव यूजर्स हैं 200 मिलियन और पर यूजर का स्क्रीन टाइम है एवरेज 30 मिनट्स। यानी कि सिंपल सी बात है, थ्रेड्स के लिए दिल्ली बहुत दूर है। और ये भी क्लियर है कि ड्रॉप क्यों आ रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोग ट्विटर पे कर सकते हैं लेकिन थ्रेड्स पे नहीं कर सकते। सो द ड्रॉप इज नॉट सरप्राइजिंग। बट एक बात ये भी है कि अगर आप और हम इस चीज को समझते हैं कि सडन ड्रॉप आना ही था, तो क्या मिस्टर जकरबर्ग नहीं समझते? ऑब्वियस सी बात है, 100% समझते हैं और इसी वजह से थ्रेड्स नए नए फीचर्स लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ भी दिक्कत ये है कि ये लोग फीचर ऐसे डाल रहे हैं जो लोगों को ट्विटर में नहीं पसंद। रिसेंटली थ्रेड्स ने अनाउंस किया कि वो रेट लिमिट लगा रहे हैं। जैसे ट्विटर ने रिसेंटली किया था कि आप दिन में इससे ज्यादा ट्वीट्स नहीं देख पाओगे, वैसा ही कुछ थ्रेड्स भी करने का सोच रहा है। अब ये मूव करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। इनको तो यूजर्स को ज्यादा टाइम ऐप पे रहने देना चाहिए। अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। चलो, इनसे तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई मुझे ये समझाओ कि सैमसंग के दिमाग में क्या है। ये एप्पल की तरह हर साल सेम फोन क्यों बनाने लग गए हैं? अभी 26 जुलाई को सैमसंग ने अपने फ्लिप और फोल्ड 5 को लॉन्च कर दिया। पहले फ्लिप 5 की बात करते हैं क्योंकि ये एक्साइटिंग है। अब अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि मोटो ने अपने डुअल स्क्रीन वाले फोल्डेबल के साथ क्या गलती की है। मोटोरोला ने अपनी बाहर वाली स्क्रीन को इतना ज्यादा फंक्शनल बना दिया था कि समझ नहीं आ रहा था अंदर वाली को कब यूज करना है और बाहर वाली को कब यूज करना है। बट सैमसंग ने एग्जैक्टली वही किया विच आई एक्सपेक्टेड सैमसंग टू डू। इन्होंने फ्लिप की आउटर स्क्रीन को इतनी फंक्शनैलिटी दे दी कि वो एक्साइटिंग बन गई, लेकिन इतनी नहीं दी कि वो यूजलेस बन जाए। और जैसा मैंने कहा था कि आपको मोटोरोला की आउटर स्क्रीन को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि मैं कब कौन सी स्क्रीन को कैसे यूज करूंगा, लेकिन ये काम सैमसंग ने आपके लिए खुद ही कर दिया है। उन्होंने लिमिटेड एप्स का सपोर्ट दिया है ताकि यूजर कंफ्यूज ना हो कि उसे बाहर क्या करना है और अंदर वाली स्क्रीन पे क्या करना है। क्योंकि आउटर स्क्रीन पे हर ऐप का सपोर्ट देने से कुछ होगा थोड़ी ना, क्योंकि कोई बाहर की स्क्रीन पे गेम थोड़ी ना खेलेगा। इट्स पॉइंटलेस। और यहीं अगर मैं फोल्ड 5 की बात करूं, वो बेसिकली सेम फोन है। उसमें सिर्फ हिंज, प्रोसेसर और अंदर वाली स्क्रीन की ब्राइटनेस के अलावा कुछ नहीं बदला। अब अगर कोई एक आधी चीज और होगी तो पता नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। वही लंबी सी अजीब से एस्पेक्ट रेशियो वाली आउटर स्क्रीन, सेम कैमरास, यू गॉट द पॉइंट। अब हार्डवेयर में तो देखो इतने ही चेंजेस हैं, मेन चेंजेस होंगे सॉफ्टवेयर में। प्राइसिंग भी वही है, Razer 40 Ultra स्टार्ट होता है 90,000 से और Flip 5 स्टार्ट होता है 1 लाख से। और ये काफी ऑब्वियस सी बात है कि Flip 5 Razer 40 Ultra से तो बेटर ही होगा। और Fold 5 स्टार्ट होता है 1,55,000 से। Sometimes these figures doesn't make any sense, क्योंकि अगर आप समझोगे तो पैसे सिर्फ लेटेस्ट टेक के दिए जा रहे हैं, बाकी और कुछ भी नया नहीं है। बहुत कम ऑडियंस है जिनको ऐसे डिवाइसेस की नीड है, लेकिन जिसको है उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नो डाउट फोल्ड मल्टीटास्किंग का किंग है। लेकिन फ्लिप की ऑडियंस कौन सी है वो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जब आप एक फ्लिप फोन पे स्विच करते हो उससे चीजें बिगड़ती हैं। पूरी वीडियो ये रही, देखो और इससे आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा।